हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आपका सेकंड जो बुक है उसका मैं सुपर 30 के नाम से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने 11th क्लास के जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, आपकी सेकंड बुक जो है पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो पार्ट है आपका, उसके मैंने सुपर 30 क्वेश्चन छांटे हैं और सुपर 30 के नाम से ही मैंने ये वीडियो बनाया है आपका। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो सेकंड बुक है आपकी राजनीतिक सिद्धांत वाली, उसके टॉप जो 30 टॉपिक्स हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। सारे चैप्टर्स को मैं इसमें कवर करूंगा ताकि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दूसरी बात, इस वीडियो में आपके 1 मार्कर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सबको ही कवर करने की मैं कोशिश करूँगा और सभी टॉपिक मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट से। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सेकंड बुक का, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत। तो देखो, इसको शुरुआत करते हैं हम पहले 2 वर्ड से। एक तो है राजनीति और एक है सिद्धांत। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। देखो बेटा, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें राजनीति और सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा। राजनीति वर्ड क्या है, राजनीति क्या है, आम बोलचाल की भाषा में हम सब समझते हैं, लेकिन राजनीति को हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिटिक्स। ठीक है, और सिद्धांत है उसको बोलते हैं थ्योरी। इनका 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, या पॉलिटिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो पॉलिटिक्स वर्ड का ओरिजिन जो है ग्रीक वर्ड है पॉलिस, क्या नाम है उसका, पॉलिस वर्ड जो है, उससे इसका ओरिजिन हुआ। और थ्योरी का जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड थ्योरिया, इससे इसका ओरिजिन हुआ है। ये भी ग्रीक वर्ड ही है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम पॉलिस की बात करें, ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द जो है पॉलिस, उससे इसका ओरिजिन हुआ पॉलिटिक्स वर्ड का, राजनीतिक शब्द का। तो पॉलिस का अर्थ जो होता है वो होता है सिटी स्टेट। क्या होता है, सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य। यानी कि नगर राज्य जो जिसका जो राजनीति है उसका संबंध राज्य के शासन से है, नगरों के है, उनके प्रशासन से है। इसलिए जो पॉलिटिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन पॉलिस वर्ड, ग्रीक वर्ड जो है पॉलिस, उससे इसका वर्ड ओरिजिन हुआ। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी जो वर्ड है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड थ्योरिया से हुआ, जिसका अर्थ होता है मानसिक रूप से हमारे दृष्टिकोण या हमारे जो भिन्न भिन्न व्याख्याएं होती हैं उसको हम इससे जोड़ते हैं थ्योरी वर्ड को। थ्योरिया शब्द जो है ग्रीक वर्ड है, उससे इस वर्ड का ओरिजिन हुआ। अब बात करेंगे राजनीति की और राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीति क्या है, देखो राजनीति आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोले तो हम बोलते हैं कि जो नेता लोग करते हैं वो राजनीति है। जहाँ हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं जिसको हम राजनीति से जोड़ते हैं। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या लिखोगे। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजनीति से आप क्या समझते हैं या राजनीति की परिभाषा दीजिए, तो देखो आप खुद बना के भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन आपको इसको राज्य से जोड़ना पड़ेगा, राजनीति से जोड़ना पड़ेगा आपको। तो राजनीति का अर्थ क्या होता है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आप खुद भी बना सकते हो। जैसे कि आपका राजनीति का अर्थ होता है शासन करना, शासन का अध्ययन करना, या फिर राजनीति में जो नेता लोग करते हैं उसको भी हम राजनीति से जोड़ते हैं। ठीक है, तो सरकार का अध्ययन, सरकार का कामकाज, जहाँ सबसे अगर हम इम्पोर्टेंट इसमें जाने तो राजनीति क्या है, राजनीति शासन करने की कला भी होती है, सत्ता के लिए संघर्ष भी होता है, स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि राजनेता सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, वो संघर्ष ही है उनका, और उसके थ्रू वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन है। इसको जनता की भलाई के लिए करने वाला जो शासन है वो भी बोल सकते हैं। तो शासन करने की कला भी एक होती है, जहाँ जनता को जागरूक करना, ये बहुत सारे इसके मीनिंग है। तो कुल मिला के राजनीति शब्द जो है, राजनीति की परिभाषा क्या है, शासन करने की कला भी है ये, जनता की भलाई करने का एक रूप भी है ये, और सत्ता के लिए संघर्ष भी है। तो इसको हम बहुत सारे क्षेत्रों में जोड़ते हैं। अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि राजनीति का संबंध राज्य से है और राज्य को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों से शासन से है, और शासन को प्रभावित करने वाले हर उस क्षेत्र से राजनीति का संबंध है। वो सारे उसका विषय क्षेत्र हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, यही आपके टॉपिक का मेन पार्ट है चैप्टर का। तो राजनीति से पहली बात, तो सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, तो सिद्धांत होते क्या हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसकी बात करें तो डेली लाइफ में हमारी बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हम मूल्य या आदर्श भी कहते हैं।
मूल्य और आदर्शों का विकास कैसे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है। देखो बहुत सारे तथ्य हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण होता है और विश्लेषण के बाद जो सत्य निकलता है उसको हम सिद्धांत बोलते हैं। तो सिद्धांत ऐसे नहीं बनेंगे, उसके लिए बहुत सारा अध्ययन हुआ है और उसके बाद उनको तथ्यों को रखा गया, उनकी जांच की गई और जांच के बाद सत्य जो पाया गया वो सिद्धांत बन गए। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारी अपनी लाइफ के सिद्धांत क्या है, हमें अच्छे कार्य करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, या हमें सुबह जल्दी उठना है, या हमें अपना ईमानदार रहना है, देश के प्रति वफादार रहना है, ये हमारे सिद्धांत है लाइफ के। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है राजनीति के भिन्न आदर्शों का अध्ययन करना, उसको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। यानी कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं उनके विश्लेषण, उसके आदर्शों का अध्ययन ही हम राजनीतिक सिद्धांत उसको कहते हैं। तो वो कौन से सिद्धांत हैं जिनका हम इसमें अध्ययन करते हैं, अध्ययन से हम सत्य की जांच करते हैं, हम समाज की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो वो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है हमारा टॉपिक कि राजनीतिक सिद्धांत एक्चुअल में क्या है। तो इसमें जैसे कि आप बोलो लोकतंत्र, ये राजनीतिक सिद्धांत है, या फिर न्याय कह लो, जस्टिस, उसमें कह लो धर्मनिरपेक्षता, ये सब सिद्धांत बने हुए हैं राजनीति के। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उसके बाद आप कह लो जस्टिस, कह लो जस्टिस हो गया, लिबर्टी कह लो स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, ये सारे राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद है, तो जिन सिद्धांतों पे राजनीति कार्य करती है उनको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। जिन आदर्शों पे राजनीति को चलना है, जब जिन आदर्शों पर राजनीति का अध्ययन होता है उनको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीति शासन करने की कला भी है, जनता की सेवा भी है, इसका भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति के सिद्धांतों का जो विश्लेषण है, उसके आदर्शों का जो अध्ययन है, उसका विस्तृत अध्ययन, उसको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो राजनीति के विविध पक्षों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें अपने, तो सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, सेकंड टॉपिक हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा आएगा इसमें, वो भी इसी चैप्टर का हमारा पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारना है। नंबर 2 हमारा है कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं। देखो राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में हम कैसे उतार सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, व्यवहार में उतारना, ठीक है। व्यवहार क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में राजनीतिक सिद्धांतों को कैसे हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। अगर हमें राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान है, जो मैंने आपको बताए, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है, राष्ट्रवाद है, ये सारे सिद्धांत अगर हमने इसको हमें अध्ययन किया है, इसका अगर हमें इनका ज्ञान है, तो हम अपनी डेली लाइफ में इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यवहार में इसको उतार सकते हैं। कैसे उतारेंगे, तो राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहार में कैसे उतारेंगे, इसमें देखो अगर बहुत आसान तरीके से हम समझें इसको, तो 4 पक्ष आप इसमें ले लो। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक प्रशासक होने के नाते, एक नेता होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते। देखो ये 4 पक्ष मैंने लिए। इसमें बहुत इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम में लिखना कि राजनीतिक सिद्धांतों को हम व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, विद्यार्थी, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते हम राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा पार्ट है कि एक स्टूडेंट होने के नाते हम अपने स्कूल के अंदर, अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में हम अपने सहपाठियों के साथ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, उनके साथ ऐसा व्यवहार हम करें कि जिसमें कोई पक्षपात ना हो, हम मिलजुल के उनके साथ रहें, एक टीम वर्क हम करें। अगर हम खेल के मैदान में भी हैं तो हम एक टीम वर्क के तौर पे काम करें, हम उनके अधिकारों का सम्मान करें, उनकी समानता का अधिकारों का हम सम्मान करें, समानता के नियमों का हम सम्मान करें। तो हम एक विद्यार्थी होने के नाते भी इसको अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक प्रशासक होने के नाते अगर हम एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, हम कोई ब्यूरोक्रेट बनते हैं, कोई नौकरशाह बनते हैं हम, तो हम बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं अगर हमें राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान है तो। अब कैसे? अगर हम मान लो हम प्रशासक बन गए तो हम दिनचर्या का हमारा प्रशासन की भूमिका क्या रहती है? प्रशासन का सीधा संबंध जनता से होता है और प्रशासन को बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं जनता के लिए। तो जनता की सेवा में प्रशासन का बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। तो एक प्रशासक होने के नाते, एक नौकरशाह होने के नाते, एक ब्यूरोक्रेट या एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते सबसे बड़ा रोल क्या है हमारा कि हम जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। अच्छी हम नीतियाँ जो है सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक प्रशासक होने के नाते हम डायरेक्ट जनता तक वो लाभ पहुंचा सकते हैं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जहां से जनता का नुकसान हो, उनकी भलाई ना हो, लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन हो। तो एक प्रशासक होने के नाते हम इन सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। अब अगर एक नेता होने के नाते, अगर एक नेता होने की हम बात करें, अब मान लो आप कल को लीडर बन जाओ या हम कल को नेता बन जाए, तो हम राजनीतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर हम नेता बन गए तो जितने भी हम नीति निर्माण की भूमि सरकार में हम आ गए और जितने भी नीति निर्माण होते हैं, कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, कायदे बनते हैं, उन नियम कायदों और कानूनों को हम ऐसे उनका निर्माण करेंगे कि इन सारे राजनीतिक सिद्धांतों और उन आदर्शों को हम समेट के चलेंगे जिससे कि जनता का हित हो, ना कि उनका अहित हो। तो हम सारे वो कार्य करेंगे जिससे जनता की भलाई हो। अब बात करेंगे कि नागरिक होने के नाते, अगर हम एक नागरिक के तौर पर देखें, एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर देखें, तो हम राजनीतिक सिद्धांतों को अपने समाज के अंदर ऐसे हम उनको उतार सकते हैं। अगर हमें इन सिद्धांतों का ज्ञान है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर हमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अगर इन सिद्धांतों का हमें ज्ञान है तो हम इन सिद्धांतों को एक नागरिक होने के नाते अपने समाज में बहुत अच्छे तरीके से हम अच्छी भूमिका हम निभा सकते हैं। हम इन आदर्शों को अपने जो बाकी हमारे साथी हैं, जो हमारे देश, हमारे समाज के, सोसाइटी का हिस्सा हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, रंग का हो, आकार का हो, उनके साथ हम समानता का व्यवहार करके इन सिद्धांतों को हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। ठीक है बेटा, होप करता हूँ मैं आपको समझ आई होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी बात करेंगे अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? थर्ड हम टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक है हमारा, हमें सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। हमें सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। तो ऑलरेडी ये पार्ट भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। हमें सिद्धांत नंबर थर्ड जो पार्ट है हमारा, हमें सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए। देखो, हमें सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। एक स्टूडेंट होने के नाते हम सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करते हैं, हमारे लिए क्या महत्व है। यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे आपके कि सिद्धांत का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, या ये क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमें सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। तो मैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, पहली बात तो उसमें आपको लिखना क्या है। पहली बात तो सिद्धांतों का अर्थ आप बताओ, सिद्धांत होते क्या हैं। ठीक है, राजनीति के विविध पक्षों का अध्ययन को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और हमें सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमें सिद्धांतों का ज्ञान होगा तो हम समाज में अच्छे नागरिक, अच्छे नेता, अच्छे प्रशासक, अच्छे विद्यार्थी हम बन सकते हैं और समाज भलाई के वो सारे कार्य हम कर सकते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी हैं, जो एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ का पता है, उसकी परिभाषा पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन खुद भी बना के आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है आपसे, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो क्वेश्चन है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है, क्या वो मैथ के पढ़ने के बराबर है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जबकि गणित में क्या होता है, गणित में कोई त्रिभुज है या कोई वर्ग है, उसकी परिभाषा एक ही होती है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों में जितने भी सिद्धांत हैं, हम उनका अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ये गणित पढ़ने के समान नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत में हम परिस्थितियों के अनुसार उनका अध्ययन करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही हम उनके समाधान भी निकालते हैं। जो समस्याएं होती हैं राजनीति से जुड़ी हुई, उनका समाधान भी हम इसमें निकालते हैं। तो ये आपका थर्ड टॉपिक भी कवर हो गया। इसमें हम बात करेंगे नंबर 4 की। तो नंबर 4 में आपका जो आ गया वो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया, आपका चैप्टर नंबर 2 लिबर्टी। चैप्टर 2 लिबर्टी आ गया इसमें। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो आपका मेन पार्ट है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसमें
जो मैंने बताया अभी आपको। सबसे पहले है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे तो शॉर्ट में हम, चलो लिबर्टी की हम बात कर लें पहले। उसके बाद जो मैंने पहला इसमें टॉपिक छांटा वो आपका स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों ज़रूरी है। प्रतिबंध क्यों ज़रूरी है, प्रतिबंध एवं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ज़रूरी एवं प्रतिबंधों के स्रोत, सोर्सेज क्या है इसके प्रतिबंधों के। यहाँ देखो दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों जरूरी और प्रतिबंधों स्रोत। तो पहली बात तो स्वतंत्रता होती क्या, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। देखो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी भी जो है लैटिन वर्ड लेबर से बना है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी प्रकार के, जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहता है, उस पर कोई बाहरी दबाव ना हो, तो वो उस स्थिति में रहता है जहाँ वो अपने निर्णय स्वयं ले, अपना विकास करे, उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता या लिबर्टी। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। एक तो है नेल्सन मंडेला की, एक नेल्सन मंडेला की है जहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा आपका, और दूसरी आपकी आंग सान सू की, आंग सान सू की। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, मैं इसमें बहुत डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के थे और आंग सान सू की जो कि म्यांमार की, इसको पहले बर्मा भी कहते थे। तो नेल्सन मंडेला की बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 27 साल उन्होंने अपने जेल में बिताए साउथ अफ्रीका में, और रंग भेद की नीति के लिए, एपेथाइड मूवमेंट के लिए उन्होंने उसमें जो मुहिम चलाई, उसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया सरकार की द्वारा वहाँ पे। जब वो बाहर आए तो अपनी जवानी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने जेल में गुजारा था। उसके बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने नया कानून वहाँ बनाए जहाँ पे जो रंग भेद की नीति थी उसको उन्होंने समाप्त किया। ठीक है, इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिला, शांति पुरस्कार मिला। उसके बाद हम अगर तो रिपीट कर रहा हूँ, नेल्सन मंडेला की बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंग सान सू की बात करें तो इनका भी एग्जाम्पल बुक में है। इनकी जो बुक थी उनकी फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। आंग सान सू की म्यांमार की नेता थी जहाँ पे उनको वहाँ के सैनिक शासन ने इनके घर में कई साल नज़रबंद रखा, और यहाँ तक कि इनको उनके बच्चे और उनके पति से मिलने की भी छूट नहीं थी। कई साल इनको घर में बंद रखा गया। उसके बाद जब ये बाहर आई तो इनको जो सबसे बड़ा पद था वहाँ पे म्यांमार के अंदर, इनकी पार्टी जब जीत के आई तो उनको वो पद दिया गया, वो स्पेशल क्रिएट किया गया पद, जो प्रधानमंत्री के बराबर पद होता है वो इनको दिया गया, और इनको भी नोबेल का पीस प्राइज मिला है। तो ये जो हम इनकी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बुक में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि अगर आप इनसे पूछो कि स्वतंत्रता के मायने क्या है, तो आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्रता के बिना पूरा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र बिना स्वतंत्रता के कभी भी पूरी नहीं हो सकती, उसके बिना अधूरी है वो। तो लिबर्टी, मैं शॉर्ट फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिबर्टी का, स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बाहरी प्रतिबंधों से जब व्यक्ति मुक्त होता है, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, वो अपने निर्णय स्वयं ले, उसको आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले, वो पूर्णतः स्वतंत्रता के अभाव में, स्वतंत्रता के उसमें बंधनों के अभाव में रहे, तो हम उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, आपका टॉपिक बनेगा कि स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए। पहली बात तो क्या होने चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनका ये मानना है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे थिंकर ऐसे भी हैं, जिनमें जेम्स मिल का नाम भी है, जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो कौन सी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए, वो मैं अभी आगे क्लियर करूँगा। तो क्या, पहली बात तो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए, कि प्रतिबंध क्यों ज़रूरी है। तो देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये जो सेकंड बुक है आपकी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पे भी, अगर सिद्धांतों का ज्ञान है आपको, तो खुद भी आप इनके आंसर लिख सकते हो। चलो टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक क्या है, प्रतिबंध क्यों ज़रूरी। ये 3 वर्ड है, प्रतिबंध क्यों ज़रूरी। रिपीट कर रहा हूँ, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ज़रूरी होते हैं। क्यों? अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ना हो तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लो आपको कोई आज़ादी दी गई है, आपको लिबर्टी दी गई है, आपको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया, आप कुछ भी करो,
तो आप अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया, भारत में सभी को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अधीन आपको राइट टू एक्सप्रेशन दे रखा है। उसमें आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है, अगर आपको विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। आपको संविधान के दायरे में ही बोलना है, अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आजकल आप सुन रहे हो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा एक देखने को मिल रहा है वीडियो इलाहाबादी का, जहाँ उसने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, जहाँ पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। तो प्रतिबंध इसीलिए ज़रूरी है कि आप समाज के नियम, जो हमारे कानून के संविधान के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए हैं, उनका आप गलत इस्तेमाल ना करो। कभी भी आपको अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप ये अपने दिमाग में रखो कि जो स्वतंत्रता मुझे मिली है वो स्वतंत्रता दूसरे को भी मिली है, मुझे किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना है। तो प्रतिबंध इसलिए ज़रूरी होते हैं स्वतंत्रता पर कि हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें, हम समाज के, हम कानून के नियम के दायरे में रहें, हम कहीं भी उसका गलत इस्तेमाल ना करें और औरों की स्वतंत्रता का भी हम सम्मान करें। इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं, सोर्सेस क्या है, प्रतिबंध कहाँ से आएंगे और प्रतिबंध क्यों हम लगा रहे हैं। समाज में समानता रहे, भाईचारा रहे, जो वंचित वर्ग है उनको सम्मान मिले, उनको बराबर का हक मिले, इसलिए प्रतिबंध ज़रूरी होते हैं। अब प्रतिबंधों के सोर्स क्या है, सोर्सेज मीन सोर्स क्या है उसका, कहाँ से आ रहे हैं प्रतिबंध और क्यों ज़रूरी है। तो कुछ प्रतिबंध वो हैं जो समाज लगा रहा है आपके ऊपर, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। बहुत सारे, आप देखो भारत में बहुत सारे धर्म हैं, भाषाएं हैं, जातियाँ हैं, उसके आधार में बहुत सारे रीति रिवाज या बहुत सारे कह लो प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध समाज ने आपके ऊपर लगाए हैं। अगर वो कानून के दायरे में है तो आप डेफिनेटली उनका सम्मान करते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका सम्मान नहीं करते, जो समाज के नियमों के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो नियम कौन से, अब ये जांच का विषय है कि वो नियम कौन से हैं, वो नियम सही हैं या गलत हैं, ये जांच का विषय है। तो अगर वो नियम गलत हैं तो डेफिनेटली आप आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन अगर वो संविधान के दायरे में वो नियम भी आ रहे हैं, संविधान के कानून, जो संविधान में नियम कायदे लिखे गए हैं, अगर उसको भी उल्लंघन कर रहे हैं वो, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको रोक लगा रहा है कि आपको क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है। समाज का मतलब क्या है, आप एक भारतीय संस्कृति में अगर आप रहते हो तो भारत की संस्कृति क्या है, उस संस्कृति में आपका खान पान क्या है, आपका पहनावा क्या है, आपका रहन सहन कैसा है, आपके रीति रिवाज क्या है, उनका आपको सम्मान करना है। भारत में आपको पता कि विविधता वाला देश है ये। तो यहाँ पे प्रतिबंधों के सोर्स का मतलब है कि कुछ नियम वो होते हैं जो समाज आपके ऊपर लगा रहा है, उसको मानना या ना मानना इस बात पर निर्भर करता है कि वो नियम की प्रकृति क्या है। लेकिन अगर हम लीगल वे में बात करें, कानूनी तौर पर बात करें, संविधान के दायरे में बात करें, तो प्रतिबंधों का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो सरकार के वो नियम कायदे हैं जो वो आपको वो काम करने से रोक रहा है जो समाज के लिए अहितकर है, जो समाज के लिए हितकर नहीं है, समाज के फेवर में नहीं है। तो प्रतिबंधों का सोर्स में जो सरकारें हैं, जहाँ जो संविधान है उसके वो नियम कायदे हैं, वो नीतियाँ हैं सरकार की, वो ऑर्डर है सरकार के, जहाँ वो आपको कुछ ऐसे कार्य करने से रोक रहा है जिससे किसी और की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, जिससे समाज के जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। तो वो नियम कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं कि आप गलत कार्य ना करो। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, भारतीय संविधान की बात करूं, तो यहाँ पे जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए, 6 मौलिक अधिकार, आपको उन 6 मौलिक अधिकारों में बहुत सारे बंद किए गए हैं, जहाँ बहुत सारी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन हर प्रावधान में ये लिखा गया है कि अगर आप इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करोगे तो आप पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए सरकारें जो है वो नियम कायदों के द्वारा आपके ऊपर प्रतिबंध लगाती हैं ताकि समाज में सहिष्णुता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, समानता जो भाव है वो बना रहे और किसी के भी और अधिकारों का उल्लंघन ना हो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर 4 नंबर हमारा 5 नंबर आ गया हमारा क्वेश्चन टॉपिक, मैं टॉपिक नंबर लिखना भूल गया था। तो नंबर 5 हमारा है, वो भी सेम चैप्टर में है, नंबर 5, हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल बाय J.S. मिल। देखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। हानि सिद्धांत इसका, J.S. मिल का, J.S. मिल का हानि सिद्धांत। तो शुरू करते हैं इसमें।
J.S. मिल ने कहा, J.S. मिल का हानि सिद्धांत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो है वो बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि समाज में नियम कायदे बने रहें और समाज में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, तो उसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ज़रूरी होते हैं। तो लेकिन कौन सी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए, ये बहुत एक सोचने वाला विषय है। तो इसी टॉपिक को जो सॉल्यूशन देने की बात करी वो करी J.S. मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि पॉलिटिकल थिंकर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और उनका जन्म जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था और डेथ उनकी फ्रांस में हुई। J.S. मिल का एक ऐसे आया था, आई थिंक 18 मुझे श्योर नहीं डेट क्या थी, 1876 या कोई डेट थी, जब उनका ये एक ऐसे पब्लिश हुआ जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। क्या नाम था? ऑन लिबर्टी। ये अपने दिमाग बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऑन लिबर्टी बाय J.S. मिल। J.S. मिल ने कहा, अभी हमने जो मैं इससे पहले मैंने आपको टॉपिक बताया उसका नाम क्या था कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों ज़रूरी हैं, कॉन्स्टेंट्स क्यों होने चाहिए लिबर्टी के ऊपर। तो J.S. मिल ने इसी का आंसर देने के लिए अपना सिद्धांत दिया। ये एक ब्यूरोक्रेट भी रहे, एक नौकरशाह भी रहे, ये सिविल सर्वेंट रहे ये। और J.S. मिल ने कहा कि कौन सी आज़ादी पर प्रतिबंध होने चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए सिद्धांत दिया अपना, पहली बात उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को राइट टू एक्सप्रेशन होना चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए, व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो भी विचार दे रहा है, अच्छे हो या बुरे, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है वो विचार आपसे मेल ना खा रहे हो, आपको अच्छे ना लगते हो। आजकल हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति की बात करें तो कोई किसी पार्टी को फेवर कर रहा है, कोई किसी पार्टी को फेवर कर रहा है, कोई किसी नेता को फेवर कर रहा है, कोई किसी नेता को फेवर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके विचार किसी से मेल खा रहे हैं, किसी से नहीं मेल खा रहे। लेकिन विचारों की प्रतिद्वंदिता हमने देखने को मिलती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो बेटा, विचारों की प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विचारों की प्रतिद्वंदिता ज़रूरी भी है, उससे कहीं ना कहीं सत्य की हम खोज करते हैं, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल बाय J.S. मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, ये हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें क्या कहा J.S. मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा कि कौन सी आज़ादी पर प्रतिबंध हम लगा सकते हैं, व्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के दो टाइप के काम होते हैं। एक तो अदर रिलेटेड, ये ध्यान देना बेटा, एक अदर रिलेटेड वर्क और एक सेल्फ रिलेटेड। दूसरा कौन सा है? सेल्फ रिलेटेड वर्क। यहां पे बोलेंगे पर संबंधी कार्य और दूसरा स्वयं संबंधी कार्य। तो यहाँ पे J.S. मिल ने कहा, देखो यही आपका मेन पार्ट है इस टॉपिक का। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि J.S. मिल के हार्म प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, या जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। J.S. मिल ने अपने ऐसे ऑन लिबर्टी में इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करी कि व्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की कौन सी आज़ादी पर प्रतिबंध होने चाहिए, ये तय करता है उसके काम के आधार पे कि कौन सी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सभी व्यक्ति को ये दो तरह के कार्य होते हैं, एक तो सेल्फ रिलेटेड होते हैं, एक होते हैं अदर रिलेटेड, यानी कि स्वयं संबंधी कार्य, दूसरा पर संबद्ध कार्य। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ J.S. मिल कह रहा है कि ये व्यक्ति के वो कार्य जिसका प्रभाव उसके ऊपर, जो वो काम कर रहा है, मान लो मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, अपने घर में कर रहा हूँ, जब मैं अपने लिए जो भी कार्य कर रहा हूँ उसका वो करने से उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें किसी को बोलने का राइट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? J.S. मिल ने कहा व्यक्ति के दो तरह के कार्य हैं। पहला सेल्फ रिलेटेड वर्क, यानी कि स्वयं संबद्ध कार्य, जिसका संबंध मुझसे है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ अपने घर में कर रहा हूँ, चाहे जिसका जो मेरे काम से उसका असर भी मेरे ऊपर ही हो रहा है, ऐसे कार्यों पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को वो कार्य करने दो, अच्छा है बुरा है वो उसकी मर्जी है,
वो व्यक्ति का स्वयं संबद्ध कार्य है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, उस पर हमें प्रतिबंध लगाने का हक भी नहीं है और ना हमें लगाने चाहिए, हम उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जो सेकंड उसने कार्य बताया वो था अदर रिलेटेड वर्क, पर संबद्ध कार्य। तो JS मिल ने कहा व्यक्ति के वो कार्य जिसका जो कार्य करने से उसका प्रभाव किसी और पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक पब्लिक प्लेस पे खड़ा है, वहाँ पे सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, लेकिन बाकी जो पब्लिक है उनको परेशानी हो रही है। वो ट्रेन में घूम रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट पी रहा है, तो और लोगों को परेशानी हो रही है, कोई दमे का मरीज भी हो सकता है उसमें। जहाँ आप रात को अपने घर में बहुत जोर से डीजे चला रहे हो तो बाकियों की नींद खराब हो रही है। तो कह रहा कि अदर पर संबंधी कार्य, व्यक्ति का वो काम जिसको करने से किसी और पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे उसके कार्यों पर, ऐसी उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब बात उसने कही कि प्रतिबंधों का सीमा क्या होगी। उसने बोला कि अगर उसके जो कार्य वो कर रहा है उसके करने से अगर आप पे नॉर्मल असर हो रहा है तो आप उस पर उसको समझा सकते हो, उससे बातचीत करके समझा सकते हो, उसको बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई उसके कार्य की जो हानि आपको हो रही है, अगर हानि का लेवल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी जान को नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे कार्यों में आप कानून की सहायता ले सकते हो। फिर कानून के दायरे में कानून तय करेगा कि उसकी कौन सी स्वतंत्रता पर कैसा प्रतिबंध लगाना है। तो यही था JS मिल का हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सेल्फ रिलेटेड कार्य, स्वयं संबंधी कार्य और अदर रिलेटेड कार्य, इसके आधार पर उसने स्वतंत्रता के जो दायरे थे उसको निकालने की कोशिश करी JS मिल ने। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जो 6th टॉपिक हमारा। अच्छा, एक काम और करना, जिन बच्चों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको कर लेना, क्योंकि बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप कर लो ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको मिले। ठीक है, तो नंबर 6 टॉपिक पे आते हैं अपने। नंबर 6 टॉपिक हमारा वो भी चैप्टर 6 हमारा सेकंड ही है, पर क्वेश्चन टॉपिक नंबर 6 में है आपका स्वतंत्रता की उदारवादी एवं मार्क्सवादी अवधारणा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, ये इसमें क्या लिखना है। मार्क्सवादी अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच, तो दो अप्रोच है यहाँ पे किसकी, लिबर्टी की, स्वतंत्रता की उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणा। तो अगर आपको पता है कि स्वतंत्रता क्या है तो डेफिनेटली आप इसकी उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणा में अंतर कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये टॉपिक कई चैप्टर में आपको पूछा गया है, जहाँ अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सिद्धांत से इसको जोड़ा गया है, समानता हो चाहे वो चैप्टर हो। स्वतंत्रता के बारे में उदारवादी दृष्टिकोण क्या है या मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें उदारवादियों की, तो उदारवादी है क्या? ये एक विचारधारा है जहाँ बहुत सारे थिंकर्स हैं, जिनमें JS मिल भी है, जहाँ और थिंकर भी हैं। उन्होंने उदारवादी सोच, उन्होंने स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा पेश करी। उनका बेसिकली वो मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर फोकस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अर्थव्यवस्था जो है, बाजारी अर्थव्यवस्था जो मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए, इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, सरकार का उस पर कम से कम नियंत्रण हो। जहाँ पे देखो स्वतंत्रता, हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं, हम इसको लिबर्टी को लिबरल अप्रोच से क्यों जोड़ रहे हैं, जिसको हम मार्केट से क्यों जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये लिबरल अप्रोच ये कह रही है कि स्वतंत्रता जो है वो, उदारवादी जो थिंकर है वो ये कह रहे हैं कि जो मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपीट कर रहा हूँ, सरकार का कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। निजी क्षेत्र भी, स्वतंत्रता जो मार्केट है उसमें, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होनी चाहिए। जब दोनों होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। निजी क्षेत्र में क्या होगा, जिसके जो सक्षम है, जिसके अंदर क्षमता है, वो किसी भी हद तक कह लो कि किसी भी लेवल तक वो पहुंच सकता है, उसको अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा। इसलिए मार्केट में सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। मार्केट सरकारी दायरे से फ्री होनी चाहिए, उसके नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए, ताकि मार्केट में कंपटीशन हो, जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता बढ़े और लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिले। लेकिन यहाँ पे एक
नेगेटिव अप्रोच सामने आती है कि इससे जो जिसके अंदर क्षमता है, जिसके पास जो अमीर है, उसको ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता है, सबको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इसका नेगेटिव अप्रोच है, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। अगर हम यहाँ बात करें मार्क्सवादी अवधारणा की, तो मार्क्सवादी अवधारणा क्या है? पहली बात, इसका नाम मार्क्सवादी क्यों है? तो जो कार्ल मार्क्स थे, जर्मन दार्शनिक, उनके जो व्यू, उनके जो विचार हैं, उनके विचारों के आधार पर इसको मार्क्सवादी धारणा कहते हैं। तो स्वतंत्रता के बारे में मार्क्सवादी अवधारणा क्या कहती है? यहाँ देखो, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में क्रांति लाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, कार्ल मार्क्स ने। इनकी बुक्स बहुत सारी हैं, दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, बहुत सारी बुक्स इनकी आई और एक विश्व में क्रांति ला दी इन्होंने। ऐसे विचार थे इनके। तो लेकिन इन्होंने जो विचार दिए उसकी बहुत सारी आलोचना भी है, लेकिन इनके विचार आप देखो कि कौन सी शताब्दी में इन्होंने ये विचार दिए अपने, और आज भी इनके विचार कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में अध्ययन का विषय हैं और पढ़ाए जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं उसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिद्धांतों में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, जितने भी थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, चाहे वो लिबरल अप्रोच रखते हो, चाहे मार्क्सिस्ट अप्रोच रखते हो, उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी एक राजनीति में कह लो या राजनीति विज्ञान में कह लो या स्टडी में कह लो, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो स्वतंत्रता के बारे में मार्क्सवादी सोच क्या कहती है, मार्क्सवादी विचार क्या है? तो कार्ल मार्क्स के विचारों को ही हम मार्क्सवाद कहते हैं। थिंकर थे ये, बहुत बेस्ट थिंकर थे ये, और इनकी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी कहलाती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक समाज में दो वर्ग रहेंगे। तो दो वर्ग कौन है? एक बुर्जुआ है, एक जो लेबर क्लास है वो है, एक गरीब है और एक अमीर है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? एक गरीब और एक अमीर। सुनना बड़े ध्यान से। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि स्वतंत्रता क्या है? उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक समाज में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब। होता क्या है? उन्होंने कहा कि समाज के अंदर जो अमीर वर्ग है, सारे संसाधनों पर, राजनीति पर इनका प्रभाव रहता है। ये गरीब का शोषण करते हैं। अमीर क्या कर रहा है? गरीब का शोषण कर रहा है। जब तक समाज में असमानता, इनइक्वालिटी रहेगी, स्वतंत्रता के मायने बेकार हैं। जब समाज में इक्वालिटी आएगी तभी समाज में लोगों को उनका हक मिलेगा, तभी स्वतंत्रता उनको मिलेगी। और ये कैसे होगा? ये क्रांति आएगी जब साम्यवादी शासन स्थापित होगा और समाज में सब लोग बराबर होंगे। तो ये स्वतंत्रता के बारे में दो विचार हैं, उदारवादी और मार्क्सवादी। यहाँ पे ये व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। मार्क्सवादियों का ये कहना है कि यहाँ पे जब तक समाज के अंदर समानता नहीं होगी, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक हम स्वतंत्रता की बात जो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये तभी होगा जब समाज में समानता पैदा होगी। तो ये आपका 6 टॉपिक था बेटा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। 7 टॉपिक हमारा जो क्या है, ठीक है, तो उसको हम शुरू करते हैं अभी। तो 7 टॉपिक हमारा है जिसका नाम है अभी ठीक है। तो 7 टॉपिक हमारा स्वतंत्रता के प्रकार या भिन्न आयाम। प्रकार या आयाम कह लो इसको। स्वतंत्रता के भिन्न आयाम क्या है? टाइप्स ऑफ डायमेंशन या टाइप्स कह लो। ठीक है, तो इसके भिन्न आयाम कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता के भिन्न आयाम जो हैं बेटा, शुरू करते हैं उसके। देखो, इसमें हम एक तो हमारी होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरी हमारी है आर्थिक स्वतंत्रता, और तीसरा सामाजिक भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन ये दो ही मेन टॉपिक आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता में डिफरेंस क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक स्वतंत्रता की, ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, जिसको हम अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलेंगे नेचुरल लिबर्टी, दूसरा आपका पॉलिटिकल लिबर्टी और थर्ड आपका इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये 3 टॉपिक मेन हमारे
स्वतंत्रता के जो प्रकार या डायमेंशन हैं बिल्कुल, उसको 3 हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है नेचुरल राइट, नेचुरल हमारी लिबर्टी। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? देखो, एग्जाम के अंदर आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, या कोई एक के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो उससे हमारा एक जो अधिकार था वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता को अगर हम उससे जोड़ भी लें या सिंपल भाषा में हम बात करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या, कि व्यक्ति प्रकृति से स्वतंत्र है, उसको जो करना है वो कर ले, उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, उसको जो करना चाहता है वो उसके लिए स्वतंत्र हो, उस पर कोई भी बंधन ना हो, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है। अगर हम बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता की तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यही बड़ा ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में दोनों में डिफरेंस भी कई बार पूछता है। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो जिनका संबंध राजनीति से है उसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपनी सरकार को चुनने का अधिकार हो, अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार हो, बराबर वोट देने का अधिकार हो, उसको नागरिकता का अधिकार हो, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार हो, अपनी मर्जी से पार्टी चुनने का अधिकार हो, स्वयं चुनाव लड़ने का अधिकार हो। इन सारे अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है। और जो अधिकार, मैं अधिकारों की बात कर रहा हूं, वो अधिकार उसको बराबर रूप से मिले, वो स्वतंत्र हो, उसको जो करना है राजनीति में क्षेत्र में, वोट चाहे देना हो, चाहे उसको पार्टी बनानी हो, चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे पार्टी नहीं बनानी हो, या कहीं पार्टी ज्वाइन करनी हो जहाँ उसको नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो वो उसमें स्वतंत्र हो, उसको बोलते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। अगर हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता की तो व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में वो स्वतंत्र हो, कोई भी काम या पेशा चुनने के लिए, समान काम उसको समान वेतन मिले तो स्वतंत्र है, वो आर्थिक स्वतंत्र है। ठीक है। हालांकि अधिकार का कॉन्सेप्ट भी है इसमें जुड़ेगा आपका। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति जो उसका मन है, जो पेशा करना, उसको जो काम करना है उसमें स्वतंत्र हो, वो उसमें कोई उस पर बाउंडेशन ना हो, तो उसको हम आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, जहाँ वो अपनी मन मर्जी से कोई भी काम पेशा चुन सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, तो उसको हम आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका 7 टॉपिक था जिसका नाम था स्वतंत्रता के भिन्न आयाम या फिर प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो बड़ा शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अपना, जिसका नाम है स्वतंत्रता के प्रकार। ठीक है। स्वतंत्रता के आयाम या प्रकार, डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। पहली बात तो चैप्टर नंबर 3 है आपका ये इक्वालिटी वाला, और इक्वालिटी चैप्टर में जो इक्वालिटी चैप्टर है आपका, उसमें पहली बात तो इक्वालिटी क्या होती है, समानता का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समानता। हम अपने समाज में या अपने आसपास या अपने इर्द गिर्द या कहीं भी किसी भी व्यक्ति से जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, आकार के आधार पे भेदभाव ना करें, उसको हम समानता कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? समानता, इक्वालिटी। किसी भी व्यक्ति से अगर जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना ही समानता कहलाती है। आपको पता कि आपको ये मौलिक अधिकार भी दिया गया, फंडामेंटल राइट भी है आपका। ये आर्टिकल जो आपका 14 to 18 तक जो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए, उसमें समानता का अधिकार दिया गया आपको, जो पहला आपका मौलिक अधिकार है। तो स्वतंत्रता क्या होती है मैंने आपको बता दिया। स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से, डायमेंशन कौन कौन से। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन हम मेनली गिनते हैं यहाँ पे। एक तो है आर्थिक स्वतंत्र समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता। यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो डायमेंशन का हो गया। देखो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के आयाम कौन से हैं, अब पढ़ते समानता के आयाम या प्रकार कौन से हैं। तो सेम ये दो हमने वहाँ पढ़े थे। आर्थिक स्वतंत्रता क्या थी, जहाँ पे व्यक्ति अपने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। आर्थिक समानता क्या होती है, तो आर्थिक समानता का मतलब ये है कि समाज के अंदर जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनका सब में बराबर बंटवारा हो, सरकार के संसाधनों का बराबर बंटवारा हो, हर व्यक्ति को अपने काम करने का अधिकार हो, समान काम के लिए समान वेतन मिले, उसमें कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबर माना जाए। जो व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर एक ही काम कर रहे हैं तो उनको बराबर का मेहनताना मिले, वो समानता है। ठीक है। व्यक्ति को अपनी मर्जी से जो पेशा चुन रहा है उसको ऐसा करने के लिए सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, वो समानता है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर्थिक समानता का प्रकार।
अगर हम बात करें राजनीतिक समानता, तो वो क्या है? आपको वोट देने का अधिकार है, आपको पार्टी चुनने का अधिकार है, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अपनी मर्जी से किसी भी दल में शामिल होने का अधिकार है, वो आपका अधिकार हो गया, स्वतंत्रता होगी। समानता का संबंध कैसे उसमें कि सरकार ने जो अधिकार आपको दिए उसमें कोई भेदभाव नहीं कर रखा राजनीतिक क्षेत्र में, वो आपका हो गया राजनीतिक समानता। अगर हम बात करें सामाजिक समानता की, तो समाज में किसी व्यक्ति से जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, उसको हम बोलते हैं सामाजिक समानता, जिसको हम औपचारिक समानता भी कहते हैं। तो ये आपके समानता के 3 भिन्न अप्रकार या आयाम हैं। आर्थिक समानता, आर्थिक क्षेत्र में कोई भेदभाव ना हो, सरकार के संसाधनों का बंटवारा समान बंटवारा हो। सरकार के संसाधन कौन से हैं? सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो भी उसके लाभ हैं, जो योजनाएं हैं, वो हर व्यक्ति को बराबर रूप से मिले, तो हम उसको आर्थिक समानता कहते हैं। ठीक है। समान काम समान वेतन, जो अगर 2 व्यक्ति एक काम करें तो उनको समान उसका मेहनता ना मिले, उसको आर्थिक समानता होगी। अगर हम बात करें राजनीतिक समानता की, तो राजनीतिक क्षेत्र में सब लोगों को बराबर के अधिकार मिले, राजनीतिक बराबर के अधिकार मिले, उसको हम राजनीतिक समानता कहते हैं। अगर हम सामाजिक समानता की बात करें, तो समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग के हों, उनको बराबर माना जाए, उनसे कोई भेदभाव ना हो, तो उसको हम सामाजिक समानता कहेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है, हमारा जो टॉपिक नंबर 9 है हमारा, ठीक है। तो टॉपिक हमारा जो 9 है, इसी चैप्टर का है हमारा, वो हमारा है समानता को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है आपसे कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है। एक विद्यार्थी होने के नाते समानता को कैसे आप बढ़ावा दे सकते हो, या एक नागरिक होने के नाते, एक प्रशासक होने के नाते, कुछ भी आप जोड़ लो, लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए कि समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, ठीक है, तो हम इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हाउ टू प्रमोट इक्वालिटी, या कि समानता को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो आ गया आपका, इसमें 3 प्रकार बताए उन्होंने कि किन 3 तरीकों से हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। पहला तो आपका है औपचारिक समानता, नंबर 2 आपका आ गया विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, और नंबर 3 आ गया आपका सकारात्मक कार्रवाई। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक समानता की, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्मल इक्वालिटी। दूसरी हम बात करेंगे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, और थर्ड आपका अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि सकारात्मक कार्रवाई। तो औपचारिक समानता क्या है, फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क का, 2 मार्क का अलग से पूछ सकता है, ये आपको अलग पूछ सकता है, ये आपको अलग पूछ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछ सकता है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 4 मार्क का या 6 मार्क में। सवाल आपसे पूछ लेगा कि समानता को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसका पहला तरीका क्या है हमारे सामने? औपचारिक समानता। हम समाज में सभी लोगों को बराबर माने, उसमें जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करें, उसको हम मानते हैं औपचारिक समानता। क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर 2 करेंगे विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता, कि हम डिफरेंशिएट करके भी समाज के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। अब कैसे हम डिफरेंस करेंगे? थ्रू डिफरेंस भी हम समाज में समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे? देखो, समाज में बहुत सारे अक्षम लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं, जो बाकी लोगों के बराबर नहीं है, जिनको वंचित वर्ग कह लो या फिर दिव्यांग कह लो। अब क्या उनके साथ समानता का भाव हो रहा है? क्या हर क्षेत्र में वो आपके बराबर हैं? वो हो सकता है प्राकृतिक रूप से असमान हो, या समाज ने उनको समानता के दायरे में नहीं रखा हो,
वो किसी भी रूप से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। तो समाज के वो लोग जो वंचित वर्ग है, जहाँ अक्षम लोग हैं, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम भेदभाव करके भी समानता ला सकते हैं। अब कैसे आई समानता? अगर हम दिव्यांग लोगों की बात करें तो उनको हम, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, भेदभाव करके भी समानता लाई जा सकती है। इसको बोलते हैं विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। अगर दिव्यांग लोग हैं तो उनके लिए कुछ खास प्रावधान करना, उनको बैठने के, अगर बैठने में दिक्कत है उनको बैठने के लिए अलग से चेयर की व्यवस्था करना, चढ़ने के लिए रैंप की व्यवस्था करना, जहाँ उनको चढ़ने में आसानी रहे। दिव्यांग लोग हैं तो उनको, जैसे आप एग्ज़ाम होते हैं तो उनको कुछ समय ज़्यादा मिलता है, उनको जहाँ उनको स्क्राइबर मिलता है लिखने के लिए। तो ये जो है हम भेदभाव कर रहे हैं सामान्य और उनके बीच में, लेकिन किसके लिए हम कर रहे हैं? समानता को प्रमोट करने की, ताकि इक्वल, वो भी समाज में इक्वल अवसर तो उनको बराबर मिल रहे हैं सबके, लेकिन जो कमी है, जहाँ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम भेदभाव कर रहे हैं ताकि वो समान माने जाए। तो समाज में हम भेदभाव करके भी समानता ला सकते हैं। या हम बात करें समाज के वंचित और गरीब वर्गों की, तो उसके सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पीडीएस स्कीम है। पीडीएस स्कीम है जहाँ गरीब लोगों को, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे गरीब लोगों को मकान दिए गए। किसको मिले हैं? क्या सबको मिले हैं? वो नहीं, वो समाज के उस वर्ग को मिले हैं जो उससे वंचित है। तो हम विभेदक बर्ताव के द्वारा भी समानता ला सकते हैं। जहाँ एससी एसटी की और रिजर्वेशन की हम बात करें तो उनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया? ताकि समाज में जो उनका शोषण हुआ उस शोषण को ख़त्म करने के लिए, और वो भी अपने आप को समाज के बाकी जो वर्ग हैं उनके बराबर ला सकें, इसलिए उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो हम भेदभाव करके भी समानता ला सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सकारात्मक कार्यवाही। तो कई बार समानता को लाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। इसका मतलब होता है कि सरकार ने क्या क्या काम किए। तो अगर हम बात करें शुरुआत से ही, तो बहुत सारी सरकार ने योजना लाई। एससी एसटी को आरक्षण दिया 1992 में, ओबीसी को आरक्षण दिया गया 92 में। आपका जो 73rd और 74th अमेंडमेंट संशोधन किया गया संविधान के अंदर, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया ग्राम पंचायतों में और नगर निगम में, ठीक है, जबकि स्थानीय शासन को भी प्रमोट किया गया। ऐसे ही पीडीएस स्कीम है गवर्नमेंट की, या लाडली योजना है महिला लड़कियों के लिए, लाडकी योजना मुंबई में है। बहुत सारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो समाज के वर्गों को दी गई, वो सकारात्मक कार्यवाही का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है लोगों के लिए, ताकि जितनी सरकार के संसाधन हैं उनका बंटवारा समान रूप में सब में हो। जहाँ समाज के वो वर्ग जो अब इससे वंचित हैं उनमें बंटवारा हो। तो सकारात्मक कार्य में उन सारे भागों को, उन सब चीज़ों को हम गिनते हैं जो सरकार की योजना या नीतियाँ या लाभकारी योजनाएं हैं, उसको ही हम सकारात्मक कार्यवाही का पार्ट मानते हैं। तो ये आपका जो 9th टॉपिक था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10 पे। हमने ठीक है, तो 10th टॉपिक है हमारा अवसर की समानता। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे। अवसर की समानता, नंबर 10। अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 मार्क 4 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं कि अवसर की समानता क्या होती है। देखो अवसर की समानता, तो यहाँ बात हो रही है अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। पहली बात तो अवसर किस में और किसको? समाज के सभी वर्गों को, सब लोगों को अच्छा व्यवसाय करने के, अच्छी नौकरी पाने के या पढ़ने के जो अवसर हैं वो मिले, ठीक है। समानता कैसे होगी उसमें? जब सरकार अपने संसाधनों का बंटवारा कर रही है। संसाधन क्या है सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो लाभकारी नीतियां हों या नियम कायदे हों, जो भी सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को फ़ायदा मिलता है उसको हम बोलते हैं सरकार के संसाधन, ठीक है। तो सरकार जब संसाधनों का बंटवारा करती है, उसको बंटवारा करते हुए कोई भेदभाव ना करे और सबको बराबर के अवसर दे, उसको हम बोलते हैं अवसर की समानता। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें
तो लोगों को आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, या फिर सरकारी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर हम सरकारी नौकरी की ही बात करें तो मान लो जितनी भी सरकारी नौकरियां आती हैं उसमें सबको बराबर का अवसर मिले, या पढ़ने के लिए आपको कॉलेज स्कूल में पढ़ना है तो आपको पढ़ने का बराबर अवसर मिले, उसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई ऐसा नियम कायदा ना हो जहाँ पे सरकार आपको रोक रही हो। आपको आगे बढ़ने के, नौकरी करने के बराबर अवसर मिले, उसको हम बोलते हैं अवसर की समानता। उसमें कोई भेदभाव ना हो, चाहे जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, उसको बोलते हैं अवसर की समानता। तो ये आपका 10 टॉपिक यहाँ कवर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अपने 11 टॉपिक पे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर के। तो इसमें एक और मेन इन टॉपिक है आपका जो कई बार एग्जाम पूछता है, वो है पॉलिटिकल एंड नेचुरल इनइक्वालिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 11 नंबर क्वेश्चन है आपका टॉपिक, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर हिंदी में हम बात करें, प्राकृतिक एवं सामाजिक असमानता। यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत कर रखते हैं। अब गलत क्या करते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको गलत क्या करते हैं आप लोग। यहाँ देखो, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, सोशल मीन सामाजिक, लेकिन क्या पूछ रहा है वो समानता नहीं पूछ रहा, वो असमानता पूछ रहा है। ये अ वर्ड लगा के फोकस करो इस पर, अ। इनइक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे असमानता की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानता क्या होती है। तो समानता की हम बात कर ली हमने काफ़ी, अब असमानता की बात करेंगे। तो प्राकृतिक असमानता क्या है? प्राकृतिक रूप से यदि कोई व्यक्ति असमान है, चाहे वो पैदा होते ही उसमें कुछ विकृतियाँ आ गई, या उसका शारीरिक रूप से कोई उसमें असंगति है, या शारीरिक रूप से कुछ कमी रह गई, उसको हम प्राकृतिक असमानता का पार्ट मानते हैं। जहाँ पे हम बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते, हम खाली सहयोग कर सकते हैं, सरकारी योजनाएं सहयोग कर सकती हैं, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी वहाँ चमत्कार कर सकती है जो उनको उस प्राकृतिक असमानता से निपटने के लिए मदद कर सकती है। तो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति असमान है उसको हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं। लेकिन ये एक और चीज़ है सामाजिक असमानता, जहाँ समाज ने जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पे, आकार के आधार पे भेदभाव समाज के अंदर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सामाजिक असमानता। इसका सलूशन है हमारे पास। इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सरकार सख्त नियम बना सकती है, बने भी हैं। तो इस असमानता को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक असमानता के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और हमें समानता को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये है सामाजिक असमानता। यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार बच्चे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, आंसर कुछ और दिखाते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा। अब बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक नंबर 12 पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, लेकिन ये वीडियो आपके सारे टॉपिक कवर कर देगा। ठीक है, आपको कुछ और ही कुछ मिनटों में ही आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ गया है समानता में एक हमारा कॉन्सेप्ट और आता है, वो है नारीवाद। नारीवाद और पितृसत्ता। देखो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज ये कहाँ से आ गया। ठीक है, नारीवाद और पितृसत्ता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेमिनिज्म, फेमिनिज्म और पैट्रियार्की। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने, यहाँ ध्यान देना। पहली बात तो नारीवाद, यहाँ दो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, नारीवाद क्या है और नारीवादी कौन है। नारीवादी मीन फेमिनिस्ट। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे पितृसत्ता क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके विशेषता क्या है, गुण क्या है, कमियां क्या है। ठीक है, पहली बात तो नारीवाद क्या है। नारीवाद एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है, एक थॉट्स है। नारीवाद का मतलब
ऐसी विचारधारा जिसके जो भी थिंकर्स हैं उनका ये कहना है कि समाज के अंदर जो नारी है, स्त्री है, फीमेल है, उनको व्यक्ति के बराबर माना जाए। ऐसी हमारी सोच विकसित हो कि हम उनको बराबर माने, उनको बराबर के अधिकार मिले, वो समाज में किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के उनसे अलग ना हो, उनको अलग ना माना जाए, और बराबर के उनको अधिकार मिले, हर क्षेत्र में वो पुरुषों के बराबर हो, उसको हम नारीवाद बोलते हैं। अब नारीवादी कौन है? वो थिंकर जो इस विचार को मानते हैं, जो इस विचार की क्या बोलते हैं उसको, इस विचार को मानते हैं, या कह लो इस विचार को प्रमोट करते हैं, उनका बोलते हैं नारीवादी या फेमिनिस्ट। जो विचार देते हैं उनको बोलते हैं नारीवादी या फेमिनिस्ट, जिसका समर्थन करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पितृसत्ता की, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की जो वर्ड है वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट कई बार इसको माना जाता है। क्या है ये? पितृसत्ता। अब पितृ का मतलब क्या है यहाँ पे? पितृसत्ता है पुरुष प्रधान, तो यहाँ पे पुरुष प्रधान माना गया है। पुरुष प्रधान समाज की हम बात करें, पुरुष प्रधान समाज अगर होता है यहाँ पे, उसको हम पितृसत्तात्मक समाज, यहाँ एक क्वेश्चन आपको बनेगा, पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है? ठीक है, पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक समाज क्या है? तो ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी यहाँ पे पुरुष को प्रधान माना जाए, आदमी को ही सब कुछ माना जाए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को भी पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। भारत में कई हिस्से ऐसे में जहाँ महिला प्रधान है, कई राज्य हैं ऐसे, यहाँ पे कई कबीले भी हैं यहाँ नारी को प्रथम माना जाता है। वो नारी की ही वहाँ पे उसको समाज, परिवार के अंदर नारी ही प्रमुख होती है, सभी निर्णय लेने में उनकी भूमिका होती है। लेकिन आमतौर पर पुरुष प्रधान समाज क्या होता है? जहाँ पे व्यक्ति जो है, आदमी जो है, मेल जो है, सारे निर्णय लेने का उसको हक होता है, वही प्रधान है समाज के अंदर, उसी को हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। इसके विरुद्ध ही कह लो ये नारीवाद का विचार आया था कि समाज के अंदर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना जाए, ठीक है, और उनको हर क्षेत्र में बराबर के अधिकार मिले, हर क्षेत्र में उनको अग्रणी माना जाए, उसको ही नारीवाद कहा गया। तो नारीवाद क्या है? महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना जाए और सारे अधिकार उनको बराबर के मिले। और पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है? जहाँ पे पुरुष प्रधान होता है, सारे निर्णय लेने में पुरुष को ही प्रथम माना जाता है, सबसे आगे वही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज या पैट्रियार्की सिस्टम। क्लियर? तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया यहाँ पे आपका, टॉपिक नंबर 12। अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 13 की। तो टॉपिक 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 13 यानी कि 13 नंबर टॉपिक आ रहा है आपका। अब चैप्टर नंबर आपका आ गया 4। तो 3 चैप्टर हमारे ख़त्म हो गए, अब चैप्टर नंबर 4 आ गया। तो चैप्टर नंबर 4 में जो 13 टॉपिक मैंने चाहा आपका, वो बनेगा आपका न्याय के सिद्धांत। अब चैप्टर नंबर आपका आ गया सामाजिक न्याय वाला। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है? यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सारे सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। सोशल जस्टिस चैप्टर नंबर 4 आपका ये सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? देखो सामाजिक न्याय क्या है, देखो न्याय का मतलब क्या है? जहाँ 2 वर्ड हैं, सामाजिक और न्याय। जस्टिस वर्ड जस्ट वर्ड से निकला है, ठीक है, तो बंधनों का अभाव हो यहाँ पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो न्याय बोलते हैं उसको। सिंपल भाषा में हम न्याय का जो उदाहरण है उसको हम कोर्ट से या न्यायपालिका से जोड़ते हैं। वो तो न्याय होता ही है, वो तो न्याय कायम करने की एक संस्था है, ठीक है। लेकिन न्याय कैसे, न्याय होता क्या? सामाजिक न्याय क्या है? सेम जितने स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सब टॉपिक आपस में जुड़े हैं। सामाजिक न्याय क्या है? समाज में जो व्यक्ति की क्षमता है, जहाँ उसका जो हक है वो उसको मिले, और उसको जो हक उसके मिल रहे हैं उसमें कोई भेदभाव ना हो, तो हम बोलते हैं समाज में न्याय कायम है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर मिले, उसको पूर्णतः स्वतंत्रता हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसको हम सामाजिक न्याय की परिभाषा देते हैं। तो सामाजिक न्याय में हम यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है हमारा न्याय के सिद्धांत। तो न्याय के यहाँ 3 सिद्धांत हमारे सामने हैं। पहला है आपका न्याय के 3 सिद्धांत हैं। समान के प्रति समान बर्ताव, नंबर 2 समानुपातिक न्याय,
इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ठीक है, थर्ड जो हमारा आता है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपका न्याय के सिद्धांत। ठीक है, तो न्याय के भिन्न सिद्धांत क्या हैं? पहला क्या है? समान के प्रति समान बर्ताव। ठीक है, तो समाज में जो भी लोग हैं, जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पे उनको बराबर माना जाए, उनसे कोई भेदभाव ना हो, तो सामाजिक न्याय कायम है, समान के प्रति समान बर्ताव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 बात करें समानुपातिक न्याय की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वो कह रहे कि समाज में न्याय कायम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें व्यक्ति की क्षमता का ध्यान रखना है, हमें उसकी क्षमता के अनुसार न्याय करना है। न्याय का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसका जो हक है उसको मिले। तो उसका हक क्या है? अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं मैं, एक एग्जाम में 15 बच्चे बैठे, क्या हम उनको बराबर मार्क्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो उसको उनकी क्षमता के अनुसार ही मार्क्स हम देंगे। जो उन्होंने पेपर में लिखा है, जो एग्जाम में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको नंबर देंगे। कोई बच्चा कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, नालायक तो कोई नहीं होता, कोई कम पढ़ेगा, कोई ज़्यादा पढ़ेगा। तो जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको नंबर देना, ये आपका एक समानुपातिक न्याय का उदाहरण है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनके काम का लेवल क्या है? लेवल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो छोटा काम बड़ा काम कर रहे हैं। लेवल का मतलब कि वो किस पोस्ट पे हैं, हाई पोस्ट पे हैं या उससे नीचे वाले किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके अनुसार उनको वैसा मेहनताना मिलता है। तो क्षमता का मतलब यह कि जो व्यक्ति की क्षमता है उसके अनुसार उसके साथ न्याय हो रहा है, उसको हम समानुपातिक न्याय बोलते हैं। यानी कि व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उसका हक मिल जाए, उसको हम समानुपातिक न्याय कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। नंबर 3 आ गया आपका विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या समाज में न्याय पैदा करने की जो सारे कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं कि समाज में न्याय कैसे कायम हो? न्याय मीन समाज में सबको बराबर माना जाए, उनको बराबर के हक मिले, कोई भेदभाव ना हो, उसको हम न्याय बोल रहे हैं। तो यहाँ पे विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें जब न्याय का बंटवारा करना है या सरकार को अपने संसाधनों का बंटवारा करना है, तो हमें विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना है। यहाँ पे हमें सबको बराबर तो मान रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो विशेष ज़रूरत वाले लोग हैं उनका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए हमने अलग से सुविधाएं देनी पड़ेगी। जैसा हमने पहले पढ़ा था समानता वाले चैप्टर में, विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता। तो जब हम विभेदक बर्ताव करके हम समानता कायम कर रहे हैं तभी तो न्याय हो रहा है ना। तो विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल क्या कर रहा है कि समाज के जो अक्षम लोग हैं, जो समाज का वंचित वर्ग है या समाज के दिव्यांग वर्ग है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख के हमें न्याय करना है। कि हम सरकार जब भी संसाधनों का बंटवारा कर रही है तो हमें उनका भी ध्यान रखना है कि उनको कोई हानि ना हो और संसाधनों का बराबर बंटवारा उनके बीच में भी हो। और हो सकता है हमें भेदभाव करके भी संसाधनों का बंटवारा करना पड़े, तो हमें विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल भी रखना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको हम अलग से सुविधाएँ देकर भी उनको बाकियों के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, तो विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल भी रखना पड़ता है। तो इसके द्वारा भी हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, सामाजिक न्याय हम कायम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार बनाम राज्य का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले हमने पढ़ा था अभी मार्क्सिज्म और आपका जो टॉपिक पढ़ा था उसके मिलता जुलता टॉपिक है। ये भी नंबर 14 में हमारा जो टॉपिक आ गया मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। यहाँ पे आ गया मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। अब यहाँ पे देखो फिर से वही हमारे सामने या स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने जुड़ रहा है और समाजवादी जो उदारवादी और समाजवादी विचारधारा जहाँ जुड़ी हुई हमारी। तो मुक्त बाजार क्या है? यहाँ पे फ्री मार्केट वर्सेस आपका इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। देखो, तो मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, ये क्या है? ये क्वेश्चन भी 2-4 मार्क्स में पूछते हैं कई बार एग्जाम में।
तो जो सामाजिक न्याय कायम करना है, यहाँ पे जो बहुत सारे, देखो यहाँ पे 2 सिद्धांत आपके लगेंगे। पहले मुक्त बाजार में सिद्धांत क्या लगेगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, समानुपातिक न्याय। वो सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? इस कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि बाजारी, जो मैं पहले बताया था आपको, बाजारी अर्थव्यवस्था फ्री हो, सरकार का कम से कम नियंत्रण हो, जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार वो पाले, वो मार्केट में कंपटीशन करे, मार्केट में लड़े कंपटीशन के थ्रू, और जितनी क्षमता उसके अंदर है वो उतना अपना हक प्राप्त कर ले। ये था मुक्त बाजार का सिद्धांत, ठीक है। इसके खिलाफ आया राज्य का हस्तक्षेप। लेकिन कुछ सिद्धांतकारों का ये मानना है कि मुक्त बाजार को मुक्त छोड़ना सही नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे जो सक्षम है, जिसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो तो मार्केट में कम्पीट कर लेगा। लेकिन यहाँ फिर से बात आ गई विशेष ज़रूरतों वाली। लेकिन जो समाज का वंचित वर्ग है, जो जन्मजात, मान लो कोई वंचित वर्ग है या कोई गरीब है, जो जिसके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, उनका क्या होगा? वो मार्केट में कैसे कम्पीट करेंगे? उनके पास सुविधाएं ही नहीं है, वो तो रोटी कपड़ा मकान की उनको दिक्कत है। तो यहाँ पे फिर आया जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका राज्य का हस्तक्षेप का। तो कह रहे हैं कि बाजार पूर्णतः मुक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर पूरा नहीं तो कुछ हद तक राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जहाँ कंपटीशन भी रहे और समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको भी आगे बढ़ने के अवसर मिले। तो राज्य का हस्तक्षेप भी होना चाहिए, पूर्णतः बाजार मुक्त नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा आपसे, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, उससे आप इस टॉपिक को लिंक कर लो और खुद भी आप आंसर बना के लिख सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, आप मुझे यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो टॉपिक करवा दूँगा आपको। दूसरी बात बेटा, जिन बच्चों ने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, वैसे कई बार पूछा उन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ये क्वेश्चन तो ये मान लो हर साल में आ रहा है, ठीक है। चाहे आपका फर्स्ट टर्म में आए, चाहे सेकंड टर्म में आए, तो मोस्टली इसका 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ भी ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स, उनका न्याय सिद्धांत। यहाँ 2 चीज़ें हैं। जॉन रॉल्स जो थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनकी बुक आई थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनकी बुक का ही नाम था ये, उनकी बुक का नाम भी यही है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, ठीक है। आई थिंक 1971-72 के आसपास आई थी। और उस बुक में जॉन रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे हमने एक बात करी कि समाज में जो न्याय है वो कैसे कायम होगा। समाज में न्याय कैसे कायम होगा? जब हम सबको जिसका जो हक है उसको वो मिले। सरकार के जो योजनाएं हैं, जो सरकार के संसाधन हैं, उनका बंटवारा सब में बराबर रूप से हो, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ समाज में न्याय कायम है। लेकिन क्या समाज में जो नियम कायदे बने हैं वो ऐसे हैं? क्या वो नियम कायदे सबको बराबर मिला रहे, सबको बराबर हक दे रहे हैं? तो बोला कि समाज में न्याय कायम करने के लिए हमें ऐसी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे नियमों का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सबको उन नीतियों का, उन कानूनों का बराबर अवसर मिले, बराबर लाभ मिले। तो जॉन रॉल्स, तब न्याय कायम होगा। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? उन्होंने बोला लेकिन समाज में न्याय कायम कैसे होगा? वो नीतियाँ कहाँ से आएंगी? वो नीतियाँ कैसे बनेंगी? हम कैसे मान लें कि वो नीतियाँ निष्पक्ष रूप से बनाई गई हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, उन नियम कायदों में कोई भेदभाव नहीं है? तो इसके लिए ही जॉन रॉल्स ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया, जहाँ उन्होंने कहा कि जब हमें समाज में कुछ नियम कायदों का निर्माण करना है, कुछ नियम लागू करने हैं, वो नियम निष्पक्ष रूप से हों, उनको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को, व्यक्ति को एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करनी पड़ेगी। वो कल्पना क्या बोला उन्होंने? उसको नाम दिया व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में अज्ञानता का आवरण। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में इसी नाम से पूछ सकता है कि जॉन रॉल्स का अज्ञानता का आवरण सिद्धांत क्या है।
अज्ञानता का आवरण, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अज्ञानता का आवरण, ये क्वेश्चन इसी नाम से पूछ सकता है आपसे। जॉन रॉल्स ने कहा कि व्यक्ति अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में ले, जब हमें समाज में कुछ नियम लागू करने हैं, कुछ योजनाएं लागू करनी है, तो उनको बनाने में बिल्कुल निष्पक्ष हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसमें ऐसा हम काम करें कि भाई अच्छा ही अच्छा हो। तो वो कैसे होगा, वो नीतियाँ कैसे बनेगी निष्पक्ष? तो उसके लिए बोला कि व्यक्ति को अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में लेके जाना है या कल्पना करनी है जहाँ वो कुछ नहीं जानता कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, वो कौन से वर्ग से है, किस जाति धर्म से है, वो समाज में क्या उसकी हैसियत है, उसको कुछ पता नहीं है। और उस परिस्थिति में वो कुछ नियम और कायदों का निर्माण करता है, चाहे वो अपने लिए कर रहा है। ठीक है, इसी को उसने कहा अज्ञानता का आवरण। उस परिस्थिति को जो बोल रहा है, कल्पना कर रहा है, वो उसको बोलता है अज्ञानता का आवरण, कि हमें कुछ पता नहीं कि हम कौन है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस मीन अज्ञानता का आवरण मीन हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञानता का, कि हमें कुछ पता नहीं हम समाज में किस स्थिति में है। उस स्थिति में हम अपने लिए जो भी नियम कायदे बना रहे हैं, जो नीतियाँ निर्माण, जो अच्छी चीज़ें हम अपने लिए सोच रहे हैं, उसका जो निर्माण हम कर रहे हैं, वही नीतियाँ हम समाज पे लागू कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए हम कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, जॉन रॉल्स ने कहा कि हमें एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करनी है जहाँ हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ है, हमें नहीं पता हम समाज में कौन सी स्थिति में है, हमारी स्थिति क्या है समाज के अंदर, हम किस समुदाय से हैं, किस समाज से हैं, हम अमीर हैं गरीब, हमें नहीं पता। उस कंडीशन में हमें अपने लिए या समाज के लिए कुछ नीतियों का निर्माण करना है, और वो जो हम निर्माण करेंगे बिल्कुल हम निष्पक्ष होकर करेंगे, हमें पता ही नहीं हम कौन है। तो उस समय हम जिन भी स्थितियों का, जिन परिस्थितियों का, जिन नीतियों का हम निर्माण करेंगे, जो लाभकारी योजना का हम निर्माण करेंगे, डेफिनेटली हम अपने लिए बुरा नहीं करेंगे, तो हम अपनी अच्छी नीतियों का ही निर्माण करेंगे। उन नीतियों फिर हम पूरे समाज में लागू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी को जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहा गया, इसी को अज्ञानता का आवरण कहा गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी आपका टॉपिक कवर हो गया 14। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक नंबर 15 पे। अब आ गया आपका न्याय के भिन्न आयाम, डायमेंशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, या प्रकार कह लो। इसको टाइप्स भी कह सकते हो आप, प्रकार, आयाम या प्रकार। तो यहाँ पे 3 की हम बात करेंगे। यहाँ पहला है आपका राजनीतिक न्याय, दूसरा आपका आर्थिक, और तीसरा सामाजिक न्याय। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। अब देखो बेटा, यहाँ पे फिर आपको बार बार यही सुनने को मिला, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे न्याय हो, चाहे समानता हो। बस आपको मेन अपने टॉपिक का ध्यान रखिए। यहाँ पे अधिकार के बारे में पूछ रहा है, समानता के बारे में पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है, न्याय के बारे में पूछ रहा है। जिससे जो पूछ रहा है उसके बारे में उसी से उससे जोड़ लो, उसको लिंक कर लो। तो न्याय के अगर हम आयाम की बात करें तो राजनीतिक न्याय कब कायम होगा समाज में? समाज में राजनीतिक न्याय कैसे आएगा? जब सभी व्यक्तियों को अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार हो, सबको पार्टी चुनने का अधिकार हो, सबको अपनी मर्जी से पार्टी बनाने का अधिकार हो, सरकार बनाने का अधिकार हो, सबको बराबर की नागरिकता मिल जाए, तो राजनीतिक न्याय कायम है, बात खत्म। आर्थिक न्याय कब काम होगा? जब सबको अपनी मर्जी से पेशा चुनने का अधिकार हो, कोई काम करने का अधिकार हो, समान काम समान वेतन मिले, तो आर्थिक न्याय काम हो गया। सरकारी संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो आर्थिक न्याय हो गया। सामाजिक न्याय कैसे होगा? जब समाज में सब लोगों को बराबर माना जाएगा, उनको जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो सामाजिक न्याय हो गया। सेम कॉन्सेप्ट सब में आ रहा है, बस यहाँ पे आपका सिद्धांत चेंज हो रहा है। चाहे यहाँ पे स्वतंत्रता आ रहा है तो स्वतंत्रता से जोड़ दो उसको, अधिकार आ रहा है तो अधिकार से जोड़ दो, न्याय आ रहा है न्याय से जोड़ दो। जिससे जो पूछा गया है उससे उसको लिंक करके आंसर अंदर सेम रहेगा, खाली सिद्धांत आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे अपनी टॉपिक नंबर 15 पे। अब मैं 15 है 16 है, मैं ध्यान नहीं रहा में, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर अपना 15 16 जो भी है, आई थिंक 16 नंबर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है। मानवीय गरिमा का सिद्धांत, मानवीय गरिमा का सिद्धांत बाय इमैनुअल कांट।
इसका है ई कांट। ई कांट मीन इमैनुअल कांट। देखो इमैनुअल कांट भी पॉलिटिकल थिंकर हैं और इनका एक सिद्धांत था मानवीय गरिमा का सिद्धांत। ठीक है, इमैनुअल कांट ने क्या कहा, ये क्वेश्चन 2 मार्कर 4 मार्कर जहाँ 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। ये किसका सिद्धांत था, इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट पॉलिटिकल थिंकर थे। मानवीय गरिमा का सिद्धांत, इमैनुअल कांट ने क्या कहा, बोला कि समाज में न्याय कैसे कायम होता है। समाज में हम बोलते हैं न्याय है न्याय है न्याय है, कैसे होता वो, मतलब न्याय तभी कायम होगा जब समाज के सभी लोगों को पहली बात तो बराबर माना जाए। दूसरी बात, हम लोगों से ऐसा व्यवहार करें जो हम खुद के लिए चाहते हैं। हम अपने लिए सोच रहे हैं कि हमारे साथ कोई अच्छे से पेश आए, हमारे अच्छे व्यवहार करे, हमारे से अच्छे से बोले, लेकिन हम औरों से हम किस व्यवहार में पेश आ रहे हैं, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम गरिमा का ध्यान तो रख ही नहीं रहे। तो इमैनुअल कांट ने कहा हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है। क्या होती है, गरिमा, उसका एक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका समाज में कुछ भी स्थिति हो, उसकी एक गरिमा है। हर व्यक्ति की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि वो गरीब है या अमीर है। हम अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, सोसाइटी में हमारा जो बिहेवियर है अपने आसपास में वो कैसा है, अच्छा है बुरा है। हम कई बार क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति कोई रोड पे जा रहा है, या बहुत गरीब कह लो रोड पे जा रहा है, एक अमीर आएगा गाड़ी में भौं भौं अपना हॉर्न मारता रहेगा, अगर वो नहीं हटा उतरेगा गाड़ी से, 2-4 थप्पड़ लगा के उसको चला जाएगा। उसको लगेगा मैं सामान मेरा बहुत ज़्यादा मेरे पास धन दौलत है, मेरी बहुत शोहरत है मेरी, या मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, तो ये गलत है। इमैनुअल कांट ने कहा व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, उसको समाज में कोई भी स्थिति हो, उसकी एक गरिमा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है जिसका सबको सम्मान करना चाहिए, और हमें उसी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसके वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो समाज में अपने आप न्याय कायम हो जाएगा। जिसकी लाठी उसका भैंस वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। हमें सबकी गरिमा का सिद्धांत, सबकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। अपने घर के अंदर भी हर व्यक्ति की एक रिस्पेक्ट, कितना भी गरीब आदमी, कितना भी बड़ा वो काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा हो, लेकिन अपने घर में देखो उसके परिवार में उसको क्या सम्मान मिल रहा है। वो एक पति भी है, एक पिता भी है, एक बेटा भी है, कितना उसको प्यार सम्मान वो रिस्पेक्ट उसको मिल रही है। तो कह रहे कि समाज के अंदर उसको क्यों नहीं मिल रही वो, तो कह रहे कि हमें व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, तो न्याय अपने आप कायम होगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक नंबर 16 या 17 आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका, अब आपका इसमें एक और आएगा संसाधनों का बंटवारा। संसाधन मैं लिख नहीं रहा उसको, चलो मैं लिख ही देता हूँ, संसाधनों का बंटवारा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, ये क्वेश्चन भी बच्चे पहले कंफ्यूज, संसाधन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में आप देखो कई बार ये टॉपिक आता है, कई बार ये नाम आता है, वर्ड आता है, ये संसाधनों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि समाज के अंदर सरकार की जो भी संसाधन है, सरकार के संसाधन क्या है, नौकरियां हैं। जब सरकार जो भी लाभकारी योजनाएं दे रही है आपको, सरकार जो भी आपको लाभ दे रही है, वो सरकार के संसाधन है। तो संसाधनों का बंटवारा मीन सरकार जब भी उनका बंटवारा अपने नागरिकों के बीच में करे, तो ऐसा करते हुए कोई भेदभाव ना करे, सबको बराबर के अवसर दे, सबको बराबर वो संसाधनों का बंटवारा करे, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखे, तो सामाजिक न्याय अपने आप कायम होगा। ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है, अब ये आपका चैप्टर नंबर आ गया 5। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका 4, अब आ गया चैप्टर नंबर 5। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बेटा, लेकिन आपके सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चैप्टर 5 में आपका अधिकार आ गया। इसमें सबसे पहला है अधिकारों के स्रोत, सोर्सेज क्या है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ राइट टॉपिक है, लेकिन छोटे छोटे ही आपको समझ में आ जाएंगे। अधिकारों के स्रोत क्या है, तो सोर्सेज ऑफ राइट। अब यहाँ पे क्या मतलब है, पहली बात तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। पहली बात तो अधिकार क्या है, अधिकार का मीनिंग क्या है। ठीक है, राइट्स क्या है। तो अधिकार हमारे ऐसे दावे हैं
जिसकी मांग हम सरकार से करते हैं और जो हमारे लाइफ के विकास के लिए, जो हमारी जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, हमको हम अधिकार बोलते हैं। क्लियर? इसके बिना लोकतंत्र कोई मायने नहीं है, समानता का कोई मायने नहीं है, और इसके बिना हमारी लाइफ के कोई मायने नहीं है। तो सोर्सेज ऑफ राइट, अधिकारों के स्रोत क्या हैं, अधिकार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं मतलब क्या है कि हमें एक गाइडलाइन कहाँ से मिल रही है कि हमें कौन से अधिकार चाहिए, कौन कौन से अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, या कौन से अधिकार होते हैं, कौन से अधिकार होने चाहिए, तो उसको ही बोलते हैं सोर्सेज ऑफ राइट। यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं। एक तो कॉन्सेप्ट हमारे सामने वो है आपका नेचुरल राइट्स का। पहला कौन सा है? नेचुरल राइट्स, इसको बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आपका हो गया ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स इसको बोलते हैं मानवाधिकार। आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, मानवाधिकार। तो ये दो टॉपिक हैं यहाँ पे कि अधिकारों के सोर्स का मतलब कि कहाँ से अधिकार, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, या किसको हम अधिकार मानते हैं, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, कहाँ से आ रहा है, ये कौन सी गाइडेंस सरकार को दे रहे हैं, सरकार को एक रूपरेखा कहाँ से मिल रही है। तो उसके दो सोर्सेज हैं, एक तो नेचुरल राइट्स है, दूसरा ह्यूमन राइट्स है। अब नेचुरल राइट्स क्या है? प्राकृतिक अधिकार। अब ये कॉन्सेप्ट, सिद्धांत ऐसे नहीं बने हैं, इसमें बहुत सारा अध्ययन हुआ है, अध्ययन होने के बाद विश्लेषण हुआ, उसके बाद सिद्धांत बने ये। तो पहला आपका है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। देखो, में जॉन लॉक का नाम आता है। जॉन लॉक ने जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत दिए हैं। तो जॉन लॉक ने मेन 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। जॉन लॉक कौन थे? पॉलिटिकल थिंकर हैं। उनके फर्स्ट उन्होंने दिया अपना राइट टू लाइफ, नंबर 2 राइट टू लिबर्टी, और नंबर 3 राइट टू फ्रीडम, प्रॉपर्टी। नंबर 3 क्या आएगा? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम भी कह लो इसको चाहे, और नंबर 3 आपका आ गया संपत्ति का अधिकार। नंबर 3 क्या आ गया आपका? संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक ने कहा कि व्यक्ति को 3 अधिकार जन्मजात मिल जाते हैं, दैवीय अधिकार कह लो या प्राकृतिक अधिकार कह लो, जिससे कोई उससे छीन नहीं सकता। जो जॉन लॉक ने जब इसकी बात करी तब समय कुछ और था, ठीक है। उस समय राजाओं महाराजाओं का शासन था, जो भी था उस समय, तो उन्होंने अपने समाज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय लोगों को सारे अधिकार नहीं थे, तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसको देखते उन्होंने अपने विचार रखे सामने और मतलब कि व्यक्ति को 3 अधिकार तो जन्मजात ही मिलते हैं। वो कौन से? आपको पेपर में शॉर्ट में ही लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसका आंसर देना है। मैं हो सकता है आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन ज़्यादा कर दूं, लेकिन आपको शॉर्ट में ही आंसर। क्वेश्चन पूछा गया प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या, सिंपल आंसर लिखो कि प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणियों में 3 अधिकार आते हैं। पहला लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। पहला जीवन का अधिकार, उनका व्यक्ति के पास जीवन का तो जन्मजात उसका अधिकार, उसको जीवन का अधिकार मिलना चाहिए, उससे कोई छीन नहीं सकता। नंबर 2 लिबर्टी, स्वतंत्रता। अगर जीवन है लेकिन स्वतंत्र नहीं है तो उसके मायने नहीं है। अब व्यक्ति के पास जीवन भी है, स्वतंत्रता भी है, लेकिन प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो क्या करेगा जीवन का? तो बोला कि ये 3 जो अधिकार है व्यक्ति को जन्मजात मिलने चाहिए। उसको जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है उसको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, और उसको संपत्ति अर्जित करने का भी और उसको संरक्षण करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इन्हीं 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना गया। अगर हम बात करें नंबर 2 ह्यूमन राइट्स की, दूसरा सोर्स क्या है हमारे सामने? दूसरा सोर्स है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स क्या है? देखो, इसको बोलते हैं मानवाधिकार। हम लोग मानव है ना, तो मानव के अधिकार क्या है? में बच्चों के, महिलाओं के, सबके अधिकारों की बात की गई है। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है इसकी, जिसको कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया। किसने? यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन, जिसके 193 कंट्री मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन का एक आयोग बना जिसका नाम था UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस आयोग को बनाया और 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा करी, ठीक है, डेक्लारेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो और उस अधिकारों में उन्होंने, इस घोषणा में उन्होंने बहुत सारे अधिकार बताए,
बच्चों के भी, महिलाओं के भी, पुरुषों की बहुत सारे एक अधिकारों की श्रृंखला दी उन्होंने। वो बोला कि सभी देश इन अधिकारों को अपने अपने देशों में लागू करने की कोशिश करें। तो ये भी एक सोर्स अधिकारों का माना गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहली बात सोर्स क्या है, तो ये 2 सोर्स आप लिख दोगे। नेचुरल राइट्स कौन से हैं, वो ये 3 लिख दिए। ह्यूमन राइट्स क्या है, ये कब इनकी घोषणा हुई, 10 दिसंबर 1948। किसने करी, यूनाइटेड नेशन ने। उनका कमीशन कौन सा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। और एक लास्ट क्वेश्चन कि इंडिया में मानवाधिकार आयोग कब बना, तो यहाँ पे हमारे भारत में भी एक मानवाधिकार आयोग है, NHRC इसको बोलते हैं। ये बना 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, उसको अधिकार दिलाने की बात करता है। ये 1993 में बना। तो ये हमारे अधिकारों के सोर्स है जो देशों की सरकारों को एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि भाई कौन कौन से अधिकार लोगों को मिलने चाहिए। 2 सिद्धांत हमारे सामने थे, जिनमें एक नेचुरल राइट्स और दूसरा ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।